नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें आज हम बात करेंगे तेजस्वी की ताजपोशी के बारे में, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पारिवारिक विरोध के बाद भी लालू ने तेजस्वी को कमान सौंप दी है, जिसके बाद से रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है, तेज प्रताप यादव का बयान आता है और इसके बाद मीशा भारती को हम देखते हैं कि तेजस्वी को बधाई देती हैं। तो इस तरह से परिवार में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा हम बात करेंगे आरसीपी सिंह को लेकर, क्योंकि आरसीपी सिंह पर जिस तरह से ये विवाद खत्म हो गया था, क्योंकि ललन सिंह का जैसे बयान आया था, श्रवण कुमार का जैसे बयान आया था कि आरसीपी सिंह के लिए ये कहा जा रहा था कि जेडीयू में उनके लिए अभी जगह खाली नहीं है। लेकिन फिर से जिस तरह से हमने देखा कि जेडीयू कार्यालय के बाहर निशांत कुमार और आरसीपी सिंह का पोस्टर था, उसके बाद हमने ये भी देखा साथ में कि आरसीपी सिंह ने ये बयान दिया कि उनका घर आखिर कहाँ है। तो वो सीधे संकेत दे रहे थे कि जेडीयू उनका घर है और उसके अलावा उन्होंने ललन सिंह पर भी बयान दिया। इसके अलावा हम नीट मामले पर भी बात करेंगे, जिस तरह से हॉस्टल में रेप हत्या का मामला सामने आया, इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया और जिस तरह से एसआईटी ने तमाम तरह का उसमें पेच नज़र आया और सीआईडी की एंट्री हुई है। इसके बाद 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। सम्राट चौधरी जिस तरह से एक्टिव होते हैं, इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो लालू परिवार के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि पारिवारिक विरोध के बावजूद लालू यादव ने इतनी जल्दी तेजस्वी को आरजेडी की कमान क्यों सौंप दी? क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे तेजस्वी यादव को रविवार को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया और सर्वसम्मति से ये मोहर लगी। इसके बाद तमाम तरह के रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया और रोहिणी आचार्य लगातार कई तरह के आरोप लगा रही हैं और वो कह रही हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरह से तेजस्वी यादव को अध्यक्ष बनाने, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव लाया गया है, तो रोहिणी आचार्य का कहना है कि लालूवाद की रक्षा और पार्टी यानी आरजेडी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि तेजस्वी को आखिर क्यों या बधाई, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कठपुतली की तरह, उन्होंने कठपुतली शब्द का भी इस्तेमाल किया है। तो उसके अलावा हमने देखा कि तेज प्रताप यादव का भी बयान आया है। तो इस पूरे विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, रोहिणी तो अब है नहीं उस पार्टी में, अपने को किनारे कर ली है। प्रताप यादव भी अलग हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि 25 से 28 के बीच में लालू प्रसाद जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनके कार्यकारिणी की बैठक थी और कार्यकारिणी में कहा गया था कि करीब करीब 200 से अधिक इनके बड़े नेता भाग लेंगे, 85 इनके जो कार्यकारिणी के लोग हैं वो भाग लेंगे और उसमें प्रस्ताव पारित होगा। तो तेजस्वी जी कहीं ना कहीं से लालू प्रसाद जी के ऊपर एक प्रभाव तो जरूर रखते हैं, जिसकी वजह से लालू प्रसाद जी स्वास्थ्य कारणों से कह लें, जो कारण कह लें, तेजस्वी जी को प्रमोट कर रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद ये पहली बैठक थी और लालू प्रसाद अब फिजिकली उतने एक्टिव नहीं है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तो लालू प्रसाद जी रहेंगे ही जब 25 से 28 के बीच में चुना गया, लेकिन एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने तेजस्वी जी को यह जिम्मेवारी सौंप दी। ऐसे भी दिल्ली के रामलीला मैदान में भी जब ये हुआ था तो उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे बाद सारे फैसले आरजेडी में लेने के लिए तेजस्वी जी स्वतंत्र है। एक तरह से तेजस्वी जी को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे ही दिया था। टिकट बंटवारे में भी कहा जाता है, जो सरफेस पर खबरें हैं, कि लालू प्रसाद जी की नहीं चली, तेजस्वी जी ने जिनको चाहा आरजेडी में उन्हीं को टिकट मिला। वो 3 बजे भोर में टिकट मिला या 2 बजे रात में टिकट मिला, लेकिन टिकट का बंटवारा भी तेजस्वी जी ने किया। लालू प्रसाद जी से सहमति ली गई नहीं ली गई, ये तो लालू प्रसाद जी बेहतर बताएंगे। तो एक तरह से एक्शन में तो तेजस्वी जी ही थी, कमान तो वो संभाल ही लिए थे। एक जो फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी धीरे धीरे पूरी की जा रही है। लालू प्रसाद जी सिंबॉलिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अभी भी बने हुए हैं। तेजस्वी जी हवाला भी उन्हीं का देते हैं। जब तेज प्रताप जी को पार्टी से निकाला गया था तो पार्टी और परिवार से दोनों निकालने से उनकी छुट्टी की गई थी। उस समय भी तेजस्वी जी ने कहा था कि यह राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है
किनको पार्टी से निकालेंगे, किनको रखेंगे पार्टी में। लेकिन लालू प्रसाद क्या अब इतने स्वस्थ हैं कि वो हर फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं? कहीं ना कहीं से तेजस्वी जी के ऊपर दबाव रहता है, और यही कारण है कि चुनाव के क्रम में भी आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद के पास कैमरे कम जाते थे, तेजस्वी जी का इंटरव्यू ज्यादा होता था कि अब तो राजनीति में सब कुछ तेजस्वी जी ही फैसला ले रहे हैं, तो तेजस्वी जी के ही बयान को अधिकृत माना जाए। लालू प्रसाद जी से तो मुलाकात ही नहीं होती थी, भेंट ही नहीं होती थी, तो फैसले ले ही रहे थे तेजस्वी जी। एक दबाव बना होगा, मीसा भारती उनके साथ खड़ी हैं। लालू प्रसाद जी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी को अगर जिम्मेवारी नहीं देंगे तो हो सकता है कि पार्टी में कोई टूट फूट हो, हालांकि बगावती तेवर भी दिखे। भाई वीरेंद्र ने उसी बैठक में सवाल उठा दिया कि कैसे एक व्यक्ति 3-3 जिला को तय करता है, और पार्टी के जो समर्पित विधायक, समर्पित जो लोग हैं, उनको कैसे किनारे कर दिया जाता है, ये सवाल उठाए गए। लेकिन मैं मानता हूं कि तेजस्वी जी का प्रभाव है लालू प्रसाद जी पर, और लालू प्रसाद जी ने देखा कि जब हम फिजिकली इतने एक्टिव नहीं है तो क्यों ना एक्टिंग प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी अपने पुत्र जो हैं तेजस्वी जी को दे दें। और कोई राजनेता जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेता है, जल्दबाजी में उनसे निर्णय करा लिया जाता है। कभी कभी निर्णय लोग करते हैं, कभी उनसे निर्णय करा लिया जाता है। हो सकता है कि वो तो पहले भी कुछ मीटिंग हुई थी जिसमें तेजस्वी जी ने नाराजगी व्यक्त की थी, फिर हुआ कि नहीं आप चुनाव के बाद की आप ही पार्टी को देखेंगे, आप ही पार्टी को संभालेंगे, विपक्ष के नेता आप ही बनेंगे, और फिर तेजस्वी जी को विपक्ष का। तो लालू प्रसाद जी की उम्मीद तो तेजस्वी है ही ना, वो तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। मोतिहारी की सभा में, नालंदा की सभा में लालू प्रसाद जी कहते थे कि कोई माइका लाल तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। जो लालू प्रसाद इतनी बात बोल रहे हैं, वो लालू प्रसाद पावर ट्रांसफर करने में कितना देर करेंगे? तो तेजस्वी जी से एक उम्मीद उनको है, और उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट बना करके अपने आरजेडी के जो वर्कर्स हैं उनको उन्होंने मैसेज दिया है कि धीरे धीरे ये जिम्मेवारी तेजस्वी जी को ही दी जाएगी। हाँ, रोहिणी जी का बयान जो आ रहा है, ट्वीट जो उन्होंने की है, वो बड़ा सार्केस्टिक अंदाज है। वो व्यंग्यात्मक अंदाज में, तंज और व्यंग के अंदाज में है, जिस पर तेज प्रताप जी ने मुहर लगाई, कही कि हाँ ठीक है, वो रोहिणी कह रही हैं तो सही ही कह रही हैं। उनका मैं एक बार वो एक्स पे जो उन्होंने पोस्ट किया है, ये भी उन्होंने लिखा है कि गिरोहे घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। तो वो तो कह ही रही है ना कि वो एक गिरोह से घिरे हुए, जिसको कि जो है तेज प्रताप कुछ और बोलते हैं। तेज प्रताप जो है जयचंद का नाम दे रहे हैं, जयचंद कहते हैं, ये गिरोह कह रही हैं। लेकिन जो कहना चाह रही है रोहिणी वो तो स्पष्ट है, ये गिरोहों ने दबाव बनाया होगा, और लालू प्रसाद जी इस दबाव में आ गए होंगे, मानने के लिए तैयार होंगे, तो इसीलिए उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि ठीक है, एक्टिंग नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर अब तेजस्वी होंगे। क्षेत्रीय पार्टी जो होती है उसमें नेशनल शब्द जोड़ लिया जाता है। नेशनल कोई राष्ट्रीय पार्टी थोड़े है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष कोई अलग अलग होते हैं, नाम रख दिया। तो ठीक है, लालू प्रसाद जी के बारे में रोहिणी जी का जो ट्वीट है कि हो सकता है कि लालू प्रसाद जी ऐसा ना भी चाहते होंगे, लेकिन जिस गिरोह से तेजस्वी जी घिरे हुए होंगे वो गिरोह ने एक दबाव बनाया होगा, और लालू प्रसाद जी फैसला ले लिए होंगे। तेज प्रताप जी इसको सही ठहराते हैं, एक तरह से इसको कहते हैं ना कि इंडोर्स कर देना, वो इंडोर्स कर देना। यहाँ रोहिणी जो कह रही हैं वो तो सही कह रही हैं कि वही गिरोह, वही। सर, तेज प्रताप यादव का एक और बयान आरजेडी और कांग्रेस के अलग होने की पर जब सवाल किया गया कि आरजेडी के साथ कांग्रेस के अलग होने की जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये काम कांग्रेस को पहले ही कर देना चाहिए था, देर क्यों कर दी। और उन्होंने कहा, ये भी कहा कि पहले मिलकर चुनाव लड़ लिया और हार गए। और इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा है, जिसके बाद कहा कि जब राहुल फटफटिया चला रहे थे उसी समय अलग होने का फैसला ले लेना चाहिए था। तो आरजेडी वहां तो सही ही कह रही है ना कि चुनाव आप साथ मिलकर लड़ते हैं, लगता है कि हमारी जमीन नहीं है, हमारे पास संगठन नहीं है, और जब चुनाव में आपको असफलता मिलती है, चुनाव हार जाते हैं,
तो फिर कहते हैं कि हम हमारी राहें अलग होगी, हम आरजेडी से अलग होकर के लड़ेंगे। वहां पर तो उनका स्टैंड जो है वो तो सही ही है कि अगर लगता है कि आरजेडी के साथ रहने से आपको नुकसान है या आरजेडी के साथ रहने से आपको कोई फायदा नहीं है, तो आखिर ये निर्णय अभी क्यों, चुनाव के पहले क्यों? लड़ लेते, आप भी लड़ लेते, हम भी लड़ लेते, कौन फायदे में होता, कौन नुकसान में होता, इसकी बात ही नहीं होती। तो वो तो सही ही कह रहे हैं कि कांग्रेस जो आज मंथन कर रही है और आज जो निर्णय ले रही है, इसीलिए सबके सुर बदले हुए थे। जब राहुल गांधी बिहार में आकर के वोट चोरी की बात कर रहे थे, उसी समय तेजस्वी जी जो हैं वो युवाओं की नौकरी की बात कर रहे थे कि हर घर को एक नौकरी हम देंगे। तो मुद्दे तो अलग अलग थे ही दोनों के, लेकिन उस समय कांग्रेस तो इन्हीं के साथ खड़ी थी। तो अगर आज कांग्रेस अपना स्टैंड बदल रही है कि हमारी राहें अलग होगी, हम संगठन को मजबूत करेंगे, हम जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बनाएंगे और उनको एक्टिव करेंगे, तो कल भी तो कांग्रेस को किसी ने नहीं रोका था। जब ऐसा कहीं देखी है कि चुनाव भी साथ में लड़ रहे हैं और फ्रेंडली फाइट भी हो रहा है। 10 सीटें तो ऐसी रही ना, कांग्रेस उसी समय कह देती कि हाँ हम अलग लड़ लेंगे, आप अलग लड़ लीजिए। तो बाकी सारे लोगों को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कहा कि हम आरजेडी के साथ रहेंगे। आज आप कह रहे हैं कि हम अपनी अलग जमीन तैयार करेंगे, अलग कार्यकर्ता बनाएंगे। किसी को कोई रोक सकता है क्या? तो वहां पर आरजेडी बोल रही है तो ठीक ही कह रही है कि चुनाव के वक्त क्यों नहीं, और अलग होने से कभी कोई किसी पार्टी को कैसे कोई रोक देगा? कोई गठबंधन में आ भी सकता है, कोई गठबंधन से बाहर भी जा सकता है। सर, आरसीपी सिंह को लेकर फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जेडीयू दफ्तर के बाहर हमने देखा कि पोस्टर लगे हैं और जिसमें लिखा हुआ है कि जिसमें आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनकी तस्वीर लगी गई है और उसमें लिखा हुआ है कि चाचा भतीजा की जोड़ी जो है वो हिट हुई। सवाल ये है कि क्या सिर्फ पोस्टर बाजी है या इसके पीछे भी कोई सियासी संकेत है? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से ललन सिंह और श्रवण कुमार जैसे नेता साफ कह दिए कि पार्टी में अब आरसीपी की ज़रूरत नहीं है, और फिर आरसीपी कल या परसों फिर से ये बात उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यही है, उनका घर यही है, कोई और है क्या? उसके अलावा उन्होंने ललन सिंह पे ज़रूर ये बात बोली कि सरस्वती पूजा का दिन है, 23 तारीख को इन्होंने ये बयान दिया था, तो 23 तारीख को उन्होंने ये भी बात बोला कि सरस्वती पूजा का दिन है, और जिहवा पे जिस तरह से अच्छी बातें ही बोले, तो ये खास तौर पे कहा जा रहा था कि ललन सिंह को ही ये टारगेट कर रहे हैं आरसीपी सिंह। देखिए, आरसीपी सिंह पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे, एक व्यक्ति है वहां जो तय करेंगे, वो व्यक्ति है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार पर पटेल समाज का दबाव, बिहार जाति से आज भी बाहर नहीं निकली। तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबी तो रहे ही है ना, 25 वर्षों से बोलते हैं आरसीपी सिंह की हमारा रिश्ता रहा है, साथ रहे। आरसीपी सिंह कहते हैं कि जेडीयू मेरा नेचुरल घर है, उस घर में हमको लौटने से रहने से कौन रोक सकता है। तो श्रवण कुमार क्या बोलते हैं, ललन सिंह क्या बोलते हैं, ये बहुत मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी लगाए हुए हैं। जिस दिन नीतीश कुमार का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, आरसीपी सिंह पार्टी में आ जाएंगे। और संभवतः पहले तो भाया मीडिया से बात होती थी आरसीपी सिंह की, जो मेरी जानकारी है अब नीतीश कुमार से टेलीफोनिक बात आरसीपी सिंह की होती है। तो आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में जब बातें होती हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी से बाहर गए, नीतीश कुमार को भला बुरा कहा और उनको तो पार्टी में जोड़ा गया। अरुण कुमार का ही विरोध किए थे ललन सिंह। तारीख तय हो गया था, खबरें चल गई थी कि कल शामिल होंगे, ललन सिंह ने रोका, अरुण कुमार रुक गए। फिर ललन सिंह को मना लिया गया या ललन सिंह से सहमति ले ली गई और अरुण कुमार जेडीयू में आ गए। तो आरसीपी सिंह को लेकर के ललन सिंह बोल रहे हैं, श्रवण कुमार बोल रहे हैं, जिस दिन नीतीश कुमार का ग्रीन सिग्नल हो जाएगा उस दिन ललन सिंह और श्रवण कुमार, मैं नहीं समझता हूं कि आरसीपी सिंह को जेडीयू में आने से रोक पाएंगे। इसलिए आरसीपी सिंह इस मामले में बड़ा कॉन्फिडेंट है। और चूंकि आरसीपी सिंह को भी जेडीयू की जरूरत है, वो सब जगह घूम लिए, बीजेपी में गए, वहां कुछ नहीं मिला, जनसुराज पार्टी में गए, छोटी बेटी उनका जो है वो चुनाव हार जाती है, बेटी दामाद दोनों अभी संटिंग में है, एक कमांडेंट है बीएपी में और एक सचिवालय में जो इनके दामाद हैं आईएएस।
तो वो आरसीपी सिंह जो सत्ता के केंद्र हुआ करते थे, जहां पर सारे ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियां लगी रहती थी, ये खुद अपने ही बेटी दामाद को जगह नहीं दिला पा रहे हैं, तो आरसीपी सिंह की छटपटाहट तो होगी कि 5 साल तो नीतीश कुमार रहेंगे ही। आएंगे तो हो सकता है कि हमारा भी कद बढ़े, हमारे परिवार को भी जगह मिले, और निशांत के साथ आरसीपी सिंह के रिश्ते बड़े अच्छे। तो निशांत की जो इमेज बिल्डिंग हो रही है और निशांत को जो पार्टी में लाने की बात की जा रही है, उसमें आरसीपी सिंह भी एक फैक्टर है। अगर नीतीश कुमार को लग जाएगा कि आरसीपी सिंह को अब ले आना चाहिए, उनके लाने से पार्टी को फायदा होगा, आरसीपी सिंह आ जाएंगे और फिर ये लोग कहेंगे कि चलिए, बोल रहे थे लेकिन जब खुद चल करके आए तो हम लोग तो किसी को ऐसा नहीं करते हैं, कोई भूला हुआ भटका हुआ भी शाम में घर लौट जाता है तो हम लोग अपने घर में रख लेते हैं, आए पार्टी के लिए काम करें। उनके बयान बदल जाएंगे, तर्क बदल जाएंगे। इसलिए इस मामले में मेरा मत है कि आरसीपी सिंह चाह रहे हैं, ललन सिंह, श्रवण कुमार नहीं चाह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस एक आदमी के निर्णय पर पड़ता है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कब आरसीपी सिंह को लाना है फिर से जेडीयू में, और आरसीपी के आने से नीतीश कुमार को क्या लाभ मिलेगा, इस फायदे नुकसान का की समझ नीतीश कुमार को है। जिस दिन नीतीश कुमार निर्णय ले लेंगे, बाकी सबके सुर बदल जाएंगे और आरसीपी सिंह आपको जेडीयू में दिखेंगे। फिर उस पटेल समाज को न पोस्टर लगाने की जरूरत होगी, न मांग करने की जरूरत होगी, न दबाव बनाने की जरूरत होगी। और पटेल समाज बोल नहीं रहा है, पटेल समाज से बुलवाया जा रहा है कि भाई आप बोलिए कि आरसीपी सिंह को जेडीयू में जल्दी से जल्दी शामिल कर दिया जाए। हो जाएंगे शामिल, थोड़ा इंतजार कीजिए, नीतीश कुमार को मना लिया जाएगा, नीतीश कुमार को समझा लिया जाएगा। सर, पटना में जो घटना हुई, निट की जो छात्रा थी रेप मौत केस में, उस घटना को करीब 20 दिन हो गए हैं और 20 दिन के अंदर तीसरी जांच एजेंसी की एंट्री अपने आप में सवाल खड़े करती है। पहले लोकल पुलिस, फिर एसआईटी और अब सीआईडी। मतलब साफ है कि अब तक की जांच पर खुद सरकार को कोई भरोसा नहीं रह गया है। और एफएसएल की रिपोर्ट साफ कह रही है कि छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म्स मिला है, पोस्टमार्टम में भी चोट के निशान है। फिर शुरू में रेप की बात को क्यों टाला गया और हॉस्टल सील नहीं हुआ, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है कि सीसीटीवी सामने नहीं आया और परिवार से ही बार बार पूछताछ होती रही है। अब सवाल सिर्फ गुनाह का नहीं, जांच की लापरवाही पर भी उठ रहा है। तो जिस तरह से कहा गया कि एसआईटी ने रेप का एंगल को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, इन सब को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर अभी तक का क्या अपडेट है और आगे क्या बात हो रही है, इस पर जरा विस्तार से बताइए। देखिए, गंभीरता से क्यों नहीं ली ये तो पुलिस बताएगी, चूंकि वो तो पूरा एंगल उस तरफ जा रहा था कि चूंकि एंटी डिप्रेसेंट के ओवरडोज की वजह से वो डेथ हुआ और पुलिस सुसाइड इसको बताने की कोशिश कर रही थी। परिवार पर भी इसी बात का दबाव था। काउज ऑफ सुसाइड में भी परिवार को ही माना जा रहा था कि वो लड़की और उसके परिवार इसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया और एफएसएल का रिपोर्ट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बायोलॉजिकल रिपोर्ट एफएसएल ने दे दिया, अब इस रिपोर्ट के बाद कुछ बच जाता है क्या? तो जब कुछ नहीं बच जाता है तो पुलिस को अभियुक्त को पकड़नी चाहिए। और अब उसमें एक किया जा रहा है कि जो एफएसएल की रिपोर्ट जो आई है, जिसमें उसके अंडरगारमेंट्स पर जो मेल स्पर्म मिले हैं, तो उसका डीएनए निकाला गया है और जिन लोगों पर भी जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनका शायद ब्लड सैंपल लिया गया है। वो 14-15 लोगों को पुलिस ने सस्पेक्ट में रखा है, जिसमें उस लड़की के परिवार वाले को भी कुछ लोगों को रखा है। और शायद कल उनके गांव में रात में पुलिस गई भी थी और कुछ लोगों का वहां से भी सैंपल लिया गया। अब तो सैंपल मिलान ही बाकी है ना, वो जांच एसआईटी करे, जांच सीआईडी करे, जांच जो करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये है कि अगर उसके गारमेंट्स पर, उसके ये पर, लेगिंग्स पर जो मेल स्पर्म का जो रिपोर्ट एफएसएल ने दिया है, उस स्पर्म का जो डीएनए है, जो उसका हेड में डीएनए होता है और जिसका भी वो व्यक्ति जो सस्पेक्टेड है उनके डीएनए के साथ मिलान होगा। अगर मिलान हो जाएगा, इसके बाद चीजें खुल जाएगी कि वो उसके लिए असली दोषी कौन है, कल्प्रिट कौन है। लेकिन वो थ्योरी जो चल रही थी एंटी डिप्रेसेंट के ओवरडोज की थ्योरी, ये थ्योरी तो अब 2 रिपोर्ट के बाद अब उस थ्योरी का कोई बहुत ये नहीं है। जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि नाखून से उस बच्ची के शरीर के अलग अलग पार्ट को जिस तरह से
एब्रेजन का चिन्ह है, ब्रूजिंग का चिन्ह है, पीठ में जिस तरह से उसका ब्लूइश मार्क्स है, नीले रंग का निशान है, ये सब तो बता ही रहा है ना कि वो लड़की लड़ी है, लड़की फाइट की है, संघर्ष की है, जिसकी वजह से, और जब वो हार गई होगी तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो ये सब चीजें तो आ ही गई है ना। दूसरी तरफ जो जेनाइटल पार्ट में जो इंजुरी का रिपोर्ट है, एक्सेसिव ब्लीडिंग की बात है, जिस तरह से वो टीयर की बात है, तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा टीयर की बात हो रही है, वो सब तो साफ साफ बता रहा है कि उस बच्ची के साथ, और उसी में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सेक्सुअल असॉल्ट कुड नॉट बी रूल्ड आउट। ये फाइंडिंग्स के बाद और एफएसएल का रिपोर्ट कि हाँ बायोलॉजिकल रिपोर्ट में मेल स्पर्म मिला है, कोई व्यक्ति तो है जिसने उसके साथ, उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, तो वो, और हॉस्पिटल के अलग कहानी है कि वो कोई कह रहा है कि ठीक है वो बेहोश थी, बेहोशी का कारण क्या था? आप सब एक्यूट हेमरेज की बात करते हैं कि ब्रेन में अगर मान लिया जाए कि इंटरक्रेनियल प्रेशर ही बढ़ा तो उतना ब्लीडिंग हुआ तो क्लॉट होगा ना, सीटी स्कैन में आएगी ना उसकी रिपोर्ट। फिर आप तुरंत कहते हैं कि वायरल मेनिंजाइटिस हो गया, ये क्या है भाई? गायनेकोलॉजिस्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। हैविंग इन मेंसुरेशन, ठीक है, वो मेंसुरल ब्लड और जो फ्रेश ब्लड है उसको क्या वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती होगी कि वो कौन सा ब्लड है उस बच्ची का? आपने वहां तो कुछ नहीं कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, बयान भी आ गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पुलिस की जांच पर तो शक है कि बहुत सारी बच्चियां, गरीब घर की बच्चियां जो एक सपना लेकर के आती है, तैयारी करती है, मेडिकल एस्पिरेंट है वो बच्ची, और उसको लग रहा था कि अब हम बीडीएस तो मिल ही रहा था उसको ना, लेकिन जिस तरह से उस बच्ची के साथ जिसने भी किया, पुलिस जो डायरेक्शन बदले हुए थी, अब उस डायरेक्शन पर तो सवाल है। केवल आप वो रोशनी कुमारी और वो जो कदम कुआं का थाना प्रभारी को आप सस्पेंड कर दीजिएगा, ये उसका पार्ट नहीं न है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो रफा दफा हो जाते हैं, होता कुछ पर है और बदले में उसके परिवार को ही घेरे में ले लेती है पुलिस, चूंकि लगता है कि ये अपने प्रतिष्ठा के डर से ये मुंह नहीं खोलेंगे, दबाव बना करके और केस को रफा दफा कर दिया जाता है। ये केस ने थोड़ा सा एक मोड़ लिया, लोग सड़क पर निकले, चीख चीख करके जो उसके जो एविडेंस थे जब वो बताने लगा कि वो लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। अब वो ठीक है, मान लिया जाए कि यूरिन में थोड़ा सा एंटी डिप्रेसेंट का कुछ मिला है, भाई यूरिन में केवल एंटी डिप्रेसेंट का ही नहीं ना मिला होगा, इसका और भी टेस्ट में चीजें आई होंगी, उसके ब्लड में भी बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी तीसरा रिपोर्ट तो बाकी ही है ना कि काउज ऑफ डेथ पर हम लोग बात कर लेंगे कि वो लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन में क्या है उसका, वो अभी तीसरा रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजी में उसके टिश्यू पर हम लोग बात कर लेंगे। अभी तो अभियुक्त पकड़ा जाना चाहिए ना, कि जिसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया, ठीक है वो मान लिया कि एंटी डिप्रेसेंट की कोई गोली खा ली, लेकिन जिसने भी दुष्कर्म किया अभियुक्त तो बच जाता ना, अभियुक्त तो नहीं पकड़ा के जाता। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट दोनों ने बता दिया कि हाँ उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये जांच पुलिस नहीं कर पा रही थी, और इस रिपोर्ट के बाद, इसी को तो साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं, कि जब साइंटिफिक एविडेंस आपको दे दिया गया तो आप अभियुक्त को पकड़िए, किसने उस बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया। तो इसलिए एक सवाल के घेरे में तो है ही ना, सवाल के घेरे में चीजें हैं कि पुलिस कैसे जांच को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी, जिससे शायद उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता। अब तो इस दुनिया में वो नहीं, लेकिन नहीं है फिर भी उसको न्याय तो मिलना चाहिए, ताकि और दोषी को सजा भी तो मिलनी चाहिए। तो देखते हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से इन लोगों ने डीएनए मिलान के लिए किया है, चूंकि एसआईटी अभी कुछ खुलासा तो किया नहीं है, जो सीआईडी की टीम भी है वो सीक्वेंस को फॉलो कर रही है, शंभू गर्ल्स हॉस्पिटल से लेके जहां जहां उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है वहां से वो ले रहा है। एम्स में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए दिया गया है, जहां 5 लोगों की एक कमेटी बनी है कि एम्स जो हैं वो डॉक्टर विनय कुमार हैं, वो फॉरेंसिक साइंस के ही हेड हैं, उनके नेतृत्व में बनाया गया है, उनका रिव्यू में क्या आता है। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी है एविडेंस बताने के लिए कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। दोषी कौन है
उसको पकड़ना पुलिस का काम है। अब पुलिस कितना जल्दी इसका उद्भेदन कर लेती है, हम लोग इंतजार करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपकी इस चर्चा पर, इस बातचीत पर जो भी आपको कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।